अभी तक किसी ने इस तरह का सवाल पूछा नहीं कि डेंगू के समय में टोमेटो वायरस का क्या रोल है और कितना फ़र्क हो सकता है डेंगू और टोमेटो वायरस के बीच में। नमस्कार, मैं हूं भानु प्रकाश और आप देख रहे हैं दीपायन न्यूज़। दीपायन न्यूज़ के हेल्थ सेगमेंट में अभी हम आए हुए हैं कंकड़बाग में प्राइमेड डायग्नोसिस सिस्टम, हाँ डायग्नोसिस लैब है, पैथो लैब, यहाँ आए हुए हैं जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुभ लक्ष्मी। आपको बताते चलते हैं कि प्राइमेड क्या है। प्राइमेड डायग्नोसिस एक पैथो लैब है जहाँ हर तरह की जांच होती है, हर तरह की जांच के बारे में बताया जाता है कि कौन सी बीमारियां आपको पहचान की जाती है, कौन सी बीमारी आपकी है। आपके एक बूंद से यहाँ पहचान हो जाती है कि कौन सी बीमारियां हैं और आप कितने स्वस्थ हैं। एक बूंद कितना कारगर है यहाँ के लिए, और यहाँ की जांच पे ही डॉक्टर इलाज भी करते हैं कि भाई कौन सी बीमारी इनके साथ है, क्या रिपोर्ट है, उस पर ये आगे जाँच होती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुभ लक्ष्मी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, बरसात का मौसम चल रहा है, अभी सितंबर का महीना है, अब गर्मी और बरसात दोनों चरम सीमा पे चल रही है और बीमारियां भी उसी तरह का चरम सीमा पर, नए नए रोग उभर के आ रहे हैं। पहले तो डेंगू हो रहा है, डेंगू के साथ एक नया वायरस सुनने में आ रहा है, टोमेटो वायरस। तो क्या है दोनों का तालमेल, कैसे दोनों को पहचानेंगे, कैसे इससे बचेंगे, क्या लक्षण है, क्या उपाय हैं, सब अभी आपसे जानकारी लेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे, जाएंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों बीमारियां आपको पूर्णतः बताने जा रही हैं हमारी मैम डॉक्टर शुभ लक्ष्मी। अब मैम आप बताएं कि कैसे हम पहचानेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और जानकारी जो आप लेना आज चाह रहे हैं, ये सही में अभी तक किसी ने इस तरह का सवाल पूछा नहीं कि डेंगू के समय में टोमेटो वायरस का क्या रोल है और कितना फ़र्क हो सकता है डेंगू और टोमेटो वायरस के बीच में। किसी भी तरह की कोई गलत फहमी का शिकार मरीज़ ना हो, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैं इस नए वायरस के बारे में कुछ जानकारी शेयर कर पाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी क्या है टोमेटो वायरस। तो टेक्निकली हम लोग बोलते हैं ये एंटीरो वायरस ग्रुप है, यानी कि आंत में रहने वाला वायरस। और भी कई एंटीरो वायरस अभी तक देखे गए हैं, जैसे रोटा वायरस है, जैसे कई डायरिया करने वाले या पेचिश करने वाले वायरस हैं जो कि इसी परिवार से संबंध रखते हैं। तो इसमें एंटीरो वायरस में भी यह है कॉक्साकी वायरस, टेक्निकली कॉक्साकी वायरस हम लोग इसको बोलते हैं। तो जब वायरस बोलते हैं तो कोई भी एंटीबायोटिक इसमें कारगर नहीं होता है। एंटीवायरल की ज़रूरत कॉम्प्लिकेटेड केसेस में पड़ती है, बट मैं ये बता देना चाहती हूँ कि बहुत साधारण तरीके से भी इसका लक्षण समझा जा सकता है, डेंगू से फ़र्क किया जा सकता है और उपचार किया जा सकता है। इसका नाम टोमेटो क्यों पड़ा है? ये टोमेटो वायरस जो स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी है वायरस का, वो टमाटर के जैसा दिखता है, थोड़ा उभर के आ जाता है। मतलब कि जो बाहरी इसका बनावट है, स्ट्रक्चर कहेंगे, मॉर्फोलॉजी कहेंगे, तो वायरस का बाहरी रहता है प्रोटीन कोड। तो उस पर कई एंटीजन एंटीबॉडी रिसेप्टर्स रहते हैं। कुछ इस तरह का बनावट है, जैसे आप कोविड के समय भी एक इमेज दिया जाता था। जी। तो देखते थे कि एक बॉल जैसा चीज़ है और कुछ निकला हुआ स्पाइक्स है। तो कुछ वो स्पाइक्स एक्चुअली क्या थे, वो प्रोटीन है, जहाँ पर कि हमारे बाहरी जो भी फॉरेन बॉडी हैं वो आकर के वहाँ पर बैठ रहे हैं, या वो मदद करता है होस्ट के ऊपर बैठने में। वायरस अपना सीट रेडी रखता है, जा कर के होस्ट के साथ बैठता है, और ये एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरैक्शन उनके बनावट के अनुसार होता है और लक्षण देखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि किस सीज़न में होता है। आपने बोला कि बरसात और गर्मी के बीच में हम लोग अभी बहुत बुखार देख रहे हैं, तो सही बात है, क्योंकि इस समय सारे जो सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी रहते हैं वो अपनी चरम सीमा पे रहते हैं। उनकी संख्या, मल्टीप्लिकेशन का टाइम रहता है, शायद ये टेम्परेचर फेवरेबल रहता है उनके लिए। और हमारे यहाँ बिहार में, जहाँ की ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, पटना में, तो ये और भी ज़्यादा फेवरेबल है। थोड़ा सा कहेंगे कि
कितना भी स्वच्छ भारत अभी अभियान चल रहा है, लेकिन आसपास हम लोग थोड़ा सा जागरूकता भी और ज़रूरी है। गंदगी के कारण इस तरह के वायरस या कीटाणु ये उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस समय बरसात में या गर्मी से बरसात की ओर जब हम लोग थे, या अब बरसात से जब सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस समय उमस के कारण भी कॉक्साकी वायरस का या कोई भी वायरल इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दूसरा है कि किन एज ग्रुप में हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा टोमेटो वायरस ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा देखा जा रहा है। हालांकि एडल्ट्स में भी छिटपुट केसेस देखे गए, पर इतना प्रेवलेंस नहीं है। दूसरी बात है कि लक्षण क्या है, तो साधारण ये कन्फ्यूज़न कर देता है कि ये डेंगू तो नहीं है, तो काफ़ी दिनों तक डेंगू करके ट्रीटमेंट चलता रहता है, या टाइफाइड करके। मुख्यतः लक्षण करीब करीब समान हैं, मतलब बुखार, शुरुआत में बुखार आना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन जैसे कि सर्दी खांसी ज़ुकाम के साथ बच्चे आते हैं, आँख से पानी आना, चर्म रोग दिखता है, मतलब रैशेस, स्किन रैशेस जो कई वायरल इन्फेक्शंस में दिखते हैं वो भी दिखता है, और डिहाइड्रेशन का सिम्टम जो कि नोटेबली, हाँ, इसमें भी दिखता तो है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो देखा जाता है, और उपचार भी डिहाइड्रेशन का ही होता है। तो जितना ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, इसके लक्षण कम होते जाते हैं। अब है कि इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि जब वायरस का अटैक होता है तब से लेकर लक्षण पूर्णतः उत्पन्न होने में कितना समय लगता है, तो 24 से 48 घंटे के अंदर लक्षण दिखने लगते हैं। कितने दिनों तक रहता है, तो 5 से 7 दिनों तक इस तरह के लक्षण, जिसमें कि बुखार, सर्दी खांसी ज़ुकाम, स्किन रैशेस, खुजली के साथ, इचिंग के साथ, ये देखे गए हैं, और डिहाइड्रेशन के लक्षण देखे जाते हैं। कई लोग कभी कभी दस्त भी, बच्चों में दस्त भी देखा गया है। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, ट्रीटमेंट में जो डॉक्टर आंकते हैं। और दूसरा है कि सही समय पे, जब इस तरह का हाई फीवर खास करके बच्चों में, सही समय पे संपर्क करें चिकित्सक को कि इलाज हो सके। डरने वाली कोई भी बात इसमें नहीं रहती है। साधारण जांच सीबीसी वगैरह करा करके प्लेटलेट काउंट ज़रूर देख लें कि 1.5 लाख से कम तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा देखा जा रहा है तो फिर ओरल जो भी उपचार दिया जा सकता है, या आईवी फ्लूइड के द्वारा, या अगर 60,000 से नीचे है तो ट्रांसफ्यूज़न के लिए भी प्लान डॉक्टर्स करते हैं। तो ये है कि अब है कि लक्षण तो पता चल गया, इलाज क्या होना चाहिए और प्रिवेंशन क्या होना चाहिए। तो इलाज के पहले है डायग्नोसिस, कोई टेस्ट संभव है क्या। कॉक्साकी वायरस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे है, यानी कि जेनेटिक लेवल पे। तो पीसीआर जो है इसके लिए अभी तक टारगेटेड पीसीआर तो नहीं डेवलप हुआ है, अभी भी फुली अप्रूव्ड टेस्ट जो हैं इसके लिए सर्टेन टेस्ट नहीं बना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक स्मार्ट टेक्निक कहेंगे कि डेंगू और अदर वायरल इन्फेक्शंस को हम लोग रूल आउट कर लेते हैं बाकी के इन्वेस्टिगेशन से, जैसे डेंगू का पीसीआर या एलाइजा करके, या अदर वायरल इन्फेक्शंस का पीसीआर एलाइजा करके रूल आउट कर लेते हैं कि ये फीवर डेंगू या अदर वायरल एनकेफेलाइटिस या और भी आर्बोवायरसेस वगैरह के कारण तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो बाकी लक्षण के आधार पे हम लोग इसको टोमेटो वायरस एक मान करके चलते हैं, और अनुचित जो भी उचित ये है उपचार वो ये वायरस जो है एक दूसरे से फैलने वाला भी वायरस है, फैलने वाला है। स्प्रेड ऑफ, मैंने बोला नहीं मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, स्प्रेड कैसे होता है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि खांसने छींकने से जो ये हैं नेज़ल डिस्चार्ज हैं या थ्रोट ये है उससे हो सकता है। तो एयरबॉर्न है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, एक से दूसरे को हो सकता है। तो बचाव में हैंड हाइजीन ये बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग कोविड के लिए ये करते थे जितना भी प्रिकॉशन, वो अभी कहेंगे कि उसको यूनिवर्सल प्रिकॉशन बना दिया जाए कि हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है। कांटेक्ट, जो भी सरफेसेस से कांटेक्ट है, क्लीनिंग डेली होना चाहिए, वो ज़रूरी है। हाइड्रेशन मेंटेन रखें, खाली पेट, यानी कि इम्यूनिटी, मैं हर बार कहती हूँ कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि वायरस के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपना खुद का सैनिक जो है वो तैयार रहे। तो इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, वो तब रहेगा जब न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार। तो कहा जाता है मैम कि बच्चों लोग तो इम्यूनिटी सिस्टम खुद से मजबूत रहता है, जैसा कि और उनमें बीमारियां कम पकड़ती हैं, लेकिन ये आप 5 साल से
कम उम्र के बच्चे को बता रही हैं? देखिए, वैक्सीनेटेड तो होते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में कॉक्साकी वायरस ये हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है। जी। तो इसका ये नया पहली बार 2022 में भारत में केरला में पाया गया था। उसके बाद से फिर कोई सर्टिफाइड केसेस, क्लियर केसेस अभी तक नहीं बताया गया। ऑफिशियल जो कहते हैं वो अभी तक ऐसा प्रमाणित कहीं नहीं किया गया है कि ये स्प्रेड हुआ है। तो कोई वायरस भी कोई वैक्सीन भी अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि हम बच्चों को इम्यूनाइज़ कर सकें। और ये कहना कि बच्चों में अपना नेचुरल इनेट इम्यूनिटी पहले से है, ये हर बच्चों में नहीं है। डिपेंड करता है जो माँ का स्तनपान किए हों या प्रॉपरली वैक्सीनेटेड इम्यूनाइज्ड हैं, अवेयर हैं, या पौष्टिक आहार, वीनिंग, ये सब जो सही समय पे जिनका होता है उनमें होता है। कुछ लोगों का आनुवांशिक या कई कारण से भी इम्यूनिटी लो रहता है, तो वैसे बच्चों में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चे हैं उनमें हो सकता है। अडल्ट्स में भी सिमिलर कंडीशन है कि अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट हैं या किसी भी तरह से उस समय जिस समय की वो कांटेक्ट में वायरस के आते हैं, अगर इम्यूनिटी कम है तो हो सकता है। तो बचाव के लिए तो सावधानी लेना ही है। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक तो प्रिस्क्राइब नहीं रहता है, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए हम लोग कई बार एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एंटीबायोटिक कितने दिन पे, 3 दिन बाद लेना है या? पहला 24 से 48 घंटा तो वेट एंड वॉच कहेंगे कि ऑब्जर्वेशन में रखिए। बाकी का साधारण पैरासीटामॉल जो देते हैं हम लोग बुखार के लिए, अगर 100 से अधिक है तो पैरासीटामॉल, जो स्पॉन्जिंग कहते हैं, टैप वाटर स्पॉन्जिंग, टेपिड वाटर स्पॉन्जिंग जो कहते हैं, वो करना चाहिए। पौष्टिक आहार दीजिए, सादा खाना दीजिए, तेल मसाला जितना हो सके कम करें, रेस्ट में रहें मरीज़, और जो साधारण लक्षण है उसका उपचार हो। अगर 24 से 48 घंटे के अंदर लगे कि नहीं कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है, फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब तो चिकित्सक की परामर्श के द्वारा ही एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब हो तो अच्छा है। और आपने शुरू में पूछा मुझसे कि डेंगू और इसमें फ़र्क कैसे करेंगे, तो डायग्नोस्टिक टेक्निक ये बहुत सटीक रहेगा। तो डेंगू के लिए हम लोग एलाइज़ा भी कर रहे हैं, जिसमें NS1 Day 1 एंटीजन, IgG IgM एलाइज़ा ये हम लोग कर रहे हैं। PCR से कन्फर्मेटरी टेस्ट, क्वांटिटेटिव जो कहते हैं कि कितनी संख्या में वायरस है, और सपोर्टिव CBC होना चाहिए, प्लेटलेट काउंट, कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हिमरेजिक की तरफ तो नहीं जा रहा है। बाकी का भी लक्षण, स्टूल एग्जामिनेशन में कोई अकल्ट ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा है, ये देखते हैं कहीं से ब्लीडिंग किसी ऑरिफाइसेस से नहीं हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि ओरल पे रखें या IV पे रखना चाहिए, या ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, एडमिशन की ज़रूरत है, या किसी क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है। काफ़ी अच्छी बातें बताएं कि दोनों में कि कैसे हम पहचानेंगे, फ़र्क करेंगे कि डेंगू है या ये टोमेटो वायरस है, और कैसे उपाय करेंगे, कैसे बचेंगे, किन किन चीज़ के प्रिकॉशन रखेंगे जिससे कि ये हम लोग बच सकते हैं। और दवाई का इलाज, मतलब दवाई कब सेवन करना है। जैसे मान लिया कि अगर आपको शुरू में तो 2 दिन टेस्ट करना है खुद से है कि भाई ये बीमारी बढ़ तो नहीं रही है, अगर बढ़ रही है तो फिर एंटीबायोटिक का सेवन डॉक्टर के परामर्श पे करेंगे, पेय पदार्थ ज़्यादा ले आएंगे और वगैरह का इस्तेमाल अधिक करें, और जहाँ तक हो सके घर का भी बना हुआ, क्योंकि हर वर्ग के लोग ये ORS और ये सब रखते नहीं हैं, तो घरेलू भी तरल पदार्थ है, जैसे चावल का माड़ है, बच्चों को खास करके दाल का पानी है, या सब्जी का रस उबाल करके सूप के रूप में ये सब दिया जा सकता है। नमक चीनी पानी का घोल ये दिया जा सकता है। बीमार पड़ने पे बच्चे तो खाना ही छोड़ देते हैं, एकदम खाना ही नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए ये सब चीज़ पेय पदार्थ बहुत ज़रूरी हो जाती है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और चलते चलते हमारे दर्शकों को, चूँकि पर्व आ रहा है, तो पर्व में कैसे प्रिकॉशन रखें, क्या करें, इस पे भी बता दें जरा। पर्व अच्छे से मनाएं, और क्योंकि फास्टिंग भी, अब नवरात्र आने वाला है तो लोग फास्टिंग में भी रहेंगे, तो फास्टिंग तो करें, लेकिन अपने शरीर के अनुरूप ही फास्टिंग करें। और समय पे हाइड्रेशन कहेंगे कि जो लोग फलाहार पे भी हैं तो कम से कम हाइड्रेटेड रहें, वेल हाइड्रेटेड रहें, ज़्यादा एग्जर्शन वाला काम कम से कम करें, और पर्व को उत्साह से परिवार के साथ मनाएं। सतर्क रहें, जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। सतर्क रहें, जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, ये कहना है मैम का और हमारा भी। भाई पर्व आ रहा है तो पर्व को बढ़िया से मनाने के लिए आप हर तरह का प्रिकॉशन के साथ पर्व को मनाएं, पर्व एक उत्साहपूर्वक पर्व मनाएं। और अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो हमारे कार्यक्रम को लाइक करना नहीं भूलेंगे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक लेते हैं विराम। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।
और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।